माया टॉकीज। आज हमारे इस टॉक शो में हमारे नए गेस्ट मिस्टर संजय मोदियानी जी जुड़ चुके हैं, जो बॉलीवुड के सीनियर एक्टरों में से एक हैं, जिन्होंने मोहनजोदाड़ो, ये काली काली आंखें और कुछ टीवी सीरियल्स जैसे साथ निभाना साथिया और किस देश में है मेरा दिल में अपनी एक्टिंग की छाप छोड़ी है। तो आइए आज हम उन्हीं से कुछ बातें करते हैं। वेलकम टू आवर शो माया टॉकीज मिस्टर संजय मोदियानी जी। थैंक यू सो मच शिल्पी जी, आपका और माया टॉकीज का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके प्रोग्राम में मुझे आने का अवसर आपने दिया, और मेरे सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। तो संजय जी, अब चलते हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हम और हमारी ऑडियंस ये जानना चाहती हैं कि आपका जो बचपन था वो कैसे और कहाँ गुजरा। शिल्पी जी, मेरे पिताजी फिशरीज डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर थे, बाद में असिस्टेंट डायरेक्टर हुए। तो झांसी में मेरा जन्म हुआ था, और मिनरवा टॉकीज के पास में, किले के पास मेरा जन्म हुआ था। तो मेरा बचपन झांसी में हुआ। उसके बाद हम लोग मिर्जापुर गए। तो जैसे जैसे मेरे पिताजी का ट्रांसफर होता गया, उस हिसाब से मैं उनके साथ जाता गया, और स्कूल और उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई की तरफ चलता गया। जब आप स्कूल जाते थे तो आपके स्कूल में कभी प्लेज या थिएटर वगैरह होता था जिसकी वजह से आपको वो इंस्पिरेशन मिला कि हाँ मुझे आगे चल के एक्टर बनना है? स्कूल में तो बच्चों का डांस होता था। झांसी में मुझे बेबी शो में अवार्ड मिला था, क्योंकि मैं गोरा था, गोल मटोल था, हनी नाम था। तो उस समय मैं 1 साल का था, तो मुझे झांसी में बेबी शो में अवार्ड मिला था, और एक बनियान दी थी उन्होंने, एक सर्टिफिकेट दिया था। तो ये एक बचपन के हिसाब से शुरू था। आपको पहला ख्याल कब आया कि आपको एक्टर ही बनना है? जी, उसके बाद जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि पिताजी का ट्रांसफर अलग अलग शहरों में होता था, कभी मुरादाबाद, तो इसी वे में हम शाहजहांपुर पहुंचे थे। तो शाहजहांपुर में एक होली में नवाबों की टोली निकलती है, और नवाबों की टोली में गधे के ऊपर लोग नवाब को बिठाकर उसका सिर टकला करके उसको जूतों की माला पहनाकर उसके पीछे जुलूस के रूप में पूरे शहर में निकलते हैं। तो झंडा मोहल्ला जहां पर मैं रहता था, मेरे दोस्तों की एक टोली थी, और मुझे शौक तो था गाने का, और डांस भी कर लेता था थोड़ा थोड़ा। तो नवाब की टोली के आगे आगे वहां हम लोग गाना गाते हुए निकलते थे। मैं भी गाना गाता था। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, अरे की न मारी पिचकारी तोरी भीगी अंगिया, रंग रसिया मन बसिया हो। तो इस तरह से नवाब का जो जुलूस निकलता था, उसकी टोली में अपने दोस्तों के साथ आगे आगे गाना गाना हुआ मैं। तो मेरा गाना सुनकर दोस्त बोले, संजय भाई आपको तो फिल्मों में जाना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे गाने का शौक था, और मुझे लगता था कि हाँ मैं ठीक ठाक कर सकता हूँ। तो वहां पर ये था पहला ख्याल जो मेरे मन में आया कि मुझे एक्टिंग करनी चाहिए। और शिल्पी जी, ये था एक शुरुआत। और शिल्पी जी, एक बात और कहना चाहूंगा। उसके बाद में हम लोग सुनहरी मस्जिद के पास में एक मोहल्ले में रहते थे, जहां हमारे मकान मालिक पंकज है, वो उनका बेटा था पंकज, और मैं उसको भी फिल्मों में जाने का शौक था। तो हम लोग ऊपर हॉल में साथ में रिहर्सल डांस वांस की किया करते थे। जो इंटर और बीए में जो स्टूडेंट आते हैं, जो शुरुआत करते हैं, तो उस तरह से हम लोग रिहर्सल भी करते थे, गाने की, साथ में डांस की, साथ में एक्टिंग की। तो वहां एक शुरुआत का वो था, जहां शाहजहांपुर से एक नींव थी मुंबई आने की। सो आपने आपके पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया कि आपको एक्टर ही बनना है? शिल्पी जी, जैसा कि मैंने आपको बताया, शाहजहांपुर में हम होली में डांस करते थे, गाना गाते थे। उसके बाद हमारे मकान मालिक के बेटे के साथ में हॉल में डांस करते थे। उसके बाद लखनऊ आ गए थे हम, हमारा परिवार भी लखनऊ में था। क्योंकि मुझे शौक था फिल्मों में आने का, तो मैंने माँ से बोला, माँ मैं एक्टिंग में जाना चाहता हूँ, मुझे एक्टर बनने का शौक है। तो मम्मी बोली तुम्हारे पापा तो मानेंगे नहीं।
तो मैंने माँ से रिक्वेस्ट किया कि माँ आप प्लीज पापा को मनाओ, मुझे एक्टिंग का शौक है, मैं फिल्मों में जाना चाहता हूँ। तो माँ से मैंने ये बात बोली पहले। तो जब आपकी मम्मी ने आपके पापा से कहा कि आपको एक्टर बनना है, तो उनका रिएक्शन क्या था? मम्मी ने जब पापा को बोला कि बेटा हमारा एक्टर बनना चाहता है, तो उनका रिएक्शन तो शिल्पी जी बिल्कुल निगेटिव में था, क्योंकि वो सर्विस क्लास के लोग और एक रिस्की जगह पर अपने बेटे को जाना, वो तो चाहते थे कि जॉब ही करो। तो उस हिसाब से उनका तो बिल्कुल निगेटिव रिएक्शन था। पर क्या है शिल्पी जी कि उनको मैं वीकली डे पर डे आगे मम्मी के थ्रू मनाता रहता था, उनके कान में ये बात हम डालते रहते थे कि फिल्मों में जाना चाहते हैं। जब आपके पापा को पता चला कि आपको एक्टर बनना है, तो उनको कितना वक्त लगा आपको परमिशन देने के लिए? शिल्पी जी परमिशन उनकी नहीं मिल रही थी, और उसके बाद में मैंने एग्जाम देने शुरू किए। मैंने अपने जीवन में 3 एग्जाम दिए हैं, बैंक के ऑफिसर का, बैंक के कैशियर का, और एक वन विभाग के कर्मचारी का लिपिक का। तो उसमें से एक एग्जाम में मैं पास हो गया, रिटेन में पास हो गया। इलाहाबाद में रामबाग में एग्जाम देने के लिए गया था, उसके बाद उन्होंने मुझे इंटरव्यू के बुलाया, उसमें भी पास हो गया और मेरा सिलेक्शन भी हो गया बैंक में। उन्हीं दिनों मुझे मुंबई आना था, तो वो सिलेक्शन मेरे लिए एक ऐसी बात बन गया कि अगर मैं सेलेक्ट हो गया ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक में, जो कि यूपी में ही पोस्टिंग होती है, तो मुझे लगा फिर तो मेरा फिल्मों में जाने का सपना अधूरा रह जाएगा अगर मैंने बैंक का जॉब ज्वाइन कर लिया। तो उस हिसाब से तो मेरे सामने एक और भी नई मुश्किल पेश आ गई जब इंटरव्यू में पास होने का लेटर पापा के पास पहुंचा। उन्हीं दिनों मैं मुंबई आना चाहता था, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि क्या। और उसके बाद मैंने पापा को जॉब लग गया, तो पापा बोले जॉब करो, अब तो बहुत अच्छी बात है, अब तो तुम्हारा मुंबई जाने का खत्म। तो भाई मुझे इतना शौक था कि मैं आना चाहता था, तो फिर पापा के पैर पड़ गया, पापा प्लीज मुझे मुंबई जाने दो, मेरा सपना है टूट जाएगा और मैं जॉब नहीं कर पाऊंगा दिल से, और प्लीज आप मुझे मुंबई जाने दो। तो ये रिक्वेस्ट पापा से मैंने किया और पापा से बहुत डांट सुनी। उन्होंने कहा कि ऐसे अनजान शहर में जाओगे एक आया हुआ बैंक का जॉब छोड़कर, तो उन्होंने कई सारी बातें सुनाई। मैं उनके पैर पड़ गया क्योंकि मुझे किसी भी हालत में मुंबई जाना था। पापा प्लीज मुझे जाने दो, पापा प्लीज मुझे जाने दो। तो उनसे मैंने किसी तरह से उनको, अगर मैं 1 साल में नहीं बन पाया तो मैं वापस आ जाऊंगा लखनऊ। तो इस तरह से मैंने रिक्वेस्ट करके पापा को बहुत ही मुश्किल के साथ में कन्विंस किया, और इस तरह से एक शुरुआत हुई आने की। जब फाइनली आपके पापा ने आपको परमिशन दे दी, तब आपके घर का माहौल कैसा था? जी, घर का माहौल तो ये था कि एक खुशी भी थी मुंबई आने की, साथ में उदासी भी थी कि इतने बड़े शहर में मैं अपने लोगों को छोड़ के, अपनी माँ को छोड़ के, अपने पापा को छोड़ के, अपने भाइयों को छोड़ के मैं जाऊंगा, कैसे रहूंगा, कैसे अपना मुकाम बनाऊंगा। और तैयारी की बात तो ये है, मेरी माँ मैदे के आटे से मेरे लिए मटरी बना रही थी जब मैं मुंबई जा रहा था, कि मेरा बेटा मुंबई जाएगा, मैं उसको मटरी बना के दूंगी और वहां पर वो खाएगा। वो एक ऐसा इमोशनल मोमेंट था कि मैं माँ के कंधे से लिपट गया और आंसू बहने लगे कि मैं माँ को छोड़ के कैसे जाऊंगा, जिनके मैं इतना अटैच्ड हूँ, जिनके साथ मैं 24 घंटे रहता हूँ, उनको छोड़ के एक अजनबी शहर में मैं जाऊंगा, कैसे रहूंगा, कितना मिस करूंगा उनको। तो मैं माँ के कंधे से लिपट गया और मैंने वादा कर दिया उनसे, माँ जब मैं मुंबई जाऊंगा ना, तो तेरे लिए बंगला बनाऊंगा और उस बंगले में मैं तुझे बुलाऊंगा। तो ये एक बहुत ही इमोशनल और आंसू भरा मोमेंट था कि एक माँ कैसे अपने बेटे को, अपने कलेजे के टुकड़े को अपने आप से दूर करती है। एक बड़े संघर्ष के लिए जब वो निकलता है, तो निश्चित रूप से एक बहुत ही कठिन समय होता है। और इसी तरह पापा को छोड़ना, अपने भाइयों को छोड़ना और अपने परिवार को छोड़ के एक अजनबी शहर में जाना जहां आपकी बिल्कुल भी नहीं पहचान हो, वहां निकलना
तो ये एक इमोशनल मोमेंट होता है। हम लोग 4 भाई हैं। मेरे बड़े भाई साहब एयरफोर्स के रिटायर्ड, सेकंड भाई साहब बैंक में, थर्ड दवाओं के गोडाउन में काम करते हैं, और चौथा मैं सबसे छोटा हूँ, अपने परिवार का सबसे छोटा बेटा। तो इस तरह से हमारा परिवार था, और मुझे सबको छोड़ के मुंबई के लिए निकलना था। तो ये निश्चित रूप से बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। अपने लोगों को छोड़ना, एक नए शहर में जाना, और अपने परिवार के इमोशंस और एक जीत के लिए जाना, तो निश्चित रूप से एक कठिन होता है और जिम्मेदारी भरा होता है। तो उसके बाद आपका मुंबई आना कैसे हुआ? शिल्पी जी, उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि माँ मेरे लिए मटरी बना के दी उन्होंने, और घर का सबका इमोशनल माहौल था, और मैं मुंबई के लिए पुष्पक एक्सप्रेस से, लखनऊ से मुंबई के लिए चल पड़ा, और स्टेशन पे मेरे सभी लोग मुझे छोड़ने आए थे। तो एक इमोशनल माहौल था, एक जिम्मेदारी, नई जिम्मेदारी, उसके लिए मैं निकला। उसके बाद मैं बॉम्बे पहुंचा, और स्ट्रगल का तो ये आलम रहा कि मैं कल्याण में स्टेशन पे बेंच पे भी सोया हूँ, क्योंकि मेरा फाइनेंशियल बहुत अच्छा नहीं था। ठीक था, हम लोग मिडिल क्लास के थे, लेकिन ऐसे भी नहीं थे कि मैं पैसे अननेसेसरी खर्च कर सकूं। तो मुझे बहुत सोच समझ के चलना पड़ता था कि इस लिमिटेड पैसे में कैसे मुंबई में मुझे अपनी जगह बनानी है। तो संघर्ष तो रहा, और उसके बाद में मैंने उन दिनों एक जबान संभाल के सीरियल आता, जब मैं आया था, पंकज कपूर जी उसमें थे, और उसमें मुझे एक रोल मिला था हॉस्पिटल सीन में। मैंने किया था, डायलॉग्स भी थे अच्छे। जबान संभाल के सीरियल में मैं हूं, मैं, आप चाहो तो देख सकते हो यूट्यूब पर। और उसके बाद में उन दिनों फिल्मों के भी मुझे ऑफर आ रहे थे, पर लैंडलाइन रहता था और हम केयर ऑफ में नंबर देते थे, तो कई बार पता नहीं चल पाता था, क्योंकि मोबाइल थे नहीं उन दिनों। तो ये समस्या आती थी कि कई अच्छे आए हुए चांस भी मिस हो जाते थे, क्योंकि अगर आपको पता नहीं चलेगा तो समय पे हम पहुंच नहीं पाते थे। तो उन दिनों मुझे हीरो के भी रोल ऑफर हो रहे थे, या नेगेटिव भी रोल ऑफर हो रहे थे, पर थोड़ा सा कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होने की वजह से कई चीजें मिस हो रही थी, और ऐसे हो रहा था। तो ये चीज चल रही थी। और शिल्पी जी, उन्हीं दिनों मुझे अपने जीवन का सबसे बड़ा झटका लगा। एक कॉल आया था मेरे दोस्त के यहाँ, जो मुझे देर से पता चला कि मेरी माँ बहुत बीमार है, और वो चीज मुझे पता नहीं चल पाई। बाद में पता चली, जब तक मैं लखनऊ पहुंच पाता शिल्पी जी, मेरी माँ इस दुनिया को छोड़ के जा सकी थी, और मेरा ये वादा टूट गया था कि माँ, मैं तुझे अपने बंगले में बुलाऊंगा। तो ये बहुत ही बड़ा झटका मुझे लगा था। मैं जो सोच के और उनसे वादा करके आया था, वो पूरा नहीं कर पाया था। मैं उनके अंतिम समय में भी नहीं जा पाया था। मैं 2 दिन बाद लखनऊ पहुंचा, क्योंकि मुझे एक तो लेट पता चला, उसके बाद 24 घंटे का लखनऊ का रन। तो मैं उनकी तस्वीर के सामने पहुंच के सिर्फ रोया था, और सर झुकाया था, मेरे आंसू बह रहे थे। तो ये बहुत ही बड़ा झटका मुझे लगा। जब आपके लाइफ में इतना बड़ा लॉस हुआ, तब आपकी एज क्या थी, और उस वक्त आपने इस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल किया? जी शिल्पी जी, उस समय मैं 27 साल का था जब ऐसा हुआ कि मैं वापस लखनऊ पहुंचा, और निश्चित रूप से ये बहुत ही बड़ा झटका था। तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे अभी पापा की सेवा करनी चाहिए, पापा की बात माननी चाहिए, क्योंकि उन्होंने मेरी बात को रिस्पेक्ट दी थी, और उनकी एज भी बढ़ रही थी। तो उसके बाद मैं लखनऊ रुक गया, और उनके कहे मुताबिक मैंने शादी की कि पापा की सेवा कर पाऊँ, माँ की नहीं कर पाया तो पापा की सेवा कर पाऊँ। और वहाँ पे मैं एज मतलब LIC एजेंट मैंने काम किया। साथ में हमारी गाड़ी थी, वो मैंने ट्रेवल्स में लगा दी। मेरा ग्रेजुएशन किया हुआ है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, और साथ में मैंने BMEH की डॉक्टरी की डिग्री भी ली हुई है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की। तो अपन साथ में वो बिजनेस करने लगे, और इस तरह से मैंने आंचल मोदियानी से शादी की थी। हमारा मकान लखनऊ LDA कॉलोनी। पापा को साथ में रखा मैंने टिल एंड, क्योंकि उनकी सेवा करना मुझे लगा कि इस समय ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय इसके कि मैं फालतू की जिद करूं।
तो वो मेरे साथ रहे, उनकी सेवा करता रहा और मेरी वाइफ ने भी उनकी सेवा की। तो मुझे खुशी है कि उसके बाद मैंने पापा की सेवा की और उनका जब भी उनको जरूरत रही तो उनको उनके साथ में रहा। तो ये था उसके बाद का। जब आप दोबारा मुंबई आए तब कैसे और कब आना हुआ? शिल्पी जी, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसके बाद मैं पापा के साथ में रहने लगा, मेरी ब्यूटीफुल वाइफ आंचल मोदियानी, और हम लोग साथ में रहने लगे और पापा की सेवा करने लगे। तो मुंबई दोबारा आने का ख्याल तो मेरे मन में कहीं था भी नहीं। मुझे लगा अब ठीक है, कर लिया तो ऐसी चीज फिर आदमी परिवार के साथ में बिजी हो जाता है, फिर दोबारा सोचता नहीं है। चलो जो चीज हो गई, तो प्रेजेंट में ही एंजॉय करने लगा कि चलो ठीक है। पापा की सेवा की टिल एंड। पापा 2010 में पापा दिसंबर में एक्सपायर हुए थे, 2010 में। तो उसके बाद वाइफ और मैं और वाइफ के साथ में रहते थे। तो पापा टिल एंड, पापा के जाने के बाद भी ब्रेक हुआ कि पापा चले गए, तो नेचुरल है, दुख तो रहता है। तो हम लोगों की फैमिली साथ में रहने लगी। और मेरी वाइफ को क्योंकि बचपन से हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो रेजिस्टेंट पावर उनका कमजोर था, तो इस वजह से उनको बीमारियां जल्दी कैच करती थी। तो 2011 में उनको ब्रेन टीबी हो गया था और वो करीब हॉस्पिटल भी काफी समय तक मैं चक्कर लगाया, आता जाता रहा। तो ब्रेन टीबी एक ऐसी 18 महीने का कोर्स रहता है शिल्पी जी, एक लंबा कोर्स है जिसमें अकेले मैं उनकी देखभाल नहीं कर सकता था। तो उनका परिवार क्योंकि हैदराबाद में था, तो उन्होंने कहा चलो बेटी को हमारे पास छोड़ दो, जिससे इनकी केयर हो पाएगी। अब मैं लखनऊ में रह गया अकेला। तो मुझे लगा 18 महीने मेरी वाइफ दूर रहेगी, तो उसके बाद में मैं क्या करूं। तो मैंने सोचा चलो अभी मैं मुंबई निकलता हूँ। उनसे भी कहा मैंने, तो बोले ठीक है। तो मैंने कहा दोबारा ट्राई, मेरा है तो शौक, अब सिचुएशन भी है, तो मैं दोबारा मुंबई के लिए निकला। तो ये मेरा दोबारा मुंबई में मैं कैसे आया, इसकी दूसरी पारी की ये शुरुआत थी कि मुंबई कैसे आया। जब आप दोबारा मुंबई आए जी। तो मुंबई आने के बाद सबसे ज्यादा आपके लिए चैलेंजिंग क्या था? चैलेंजिंग तो शिल्पी जी ये रहा कि मिडिल क्लास के लोगों के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फाइनेंशियल में। कोई ऐसी लखपति फैमिली का नहीं रहा, एक आम मिडिल क्लास फैमिली। तो फाइनेंशियल परेशानी तो मुझे हमेशा से ही है, मुझे अपने काम के साथ में ही ये करना पड़ा। और शायद ये भी एक वजह है कि मैं इतना लेट क्यों हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे साइड में भी काम करना पड़ता है। तो मजबूरी है, करना चाहता नहीं हूँ लेकिन रोजी रोटी के लिए करना पड़ता है। मेन एम यही है फिल्म लाइन का। लेकिन इसमें कैसे हम सरवाइव करें, कैसे हम अच्छे रोल लें, क्योंकि ये बहुत ही सर्टेन नहीं है कि आपको कब रोल मिलेगा। कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है काम। तो इस तरह की लाइफ है, तो साथ में काम करते हुए चलना था। तो उसी हिसाब से मेरी दूसरी पारी रही, साइड में काम करके ही मुझे आगे चलना था। अब जिम्मेदारी दुगनी हो चुकी थी और बेहतरीन प्रदर्शन करना था। सिक्स मारने थे, 10 बॉल में 10 सिक्स मारने थे, जिससे मैं 60 रन बना सकूं। उम्र बढ़ रही थी, जिम्मेदारी बढ़ रही थी, और इस तरह से मेरा दूसरी पारी रही। उन दिनों मैंने सुशांत सिंह राजपूत जी के जो पहला सीरियल था किस देश में है मेरा दिल, बालाजी का सीरियल, उसमें मुझे वकील का रोल मिला था। और वो मेरा 5 एपिसोड तक वो रोल चला था, मैंने किया वो, और बहुत ही अच्छा रोल था वो। बीच बीच में ऑन ऑफ आता रहता था, वकील का कैरेक्टर रेगुलर तो चलता नहीं, आता था जाता था, इस तरह से चलते रहता था। तो उसमें मैं उन दिनों मुझे लगा कि चलो वाइफ के साथ में हैदराबाद में बैठ के फैमिली के साथ में ये सीरियल देखेंगे। तो मैं ईपी जो होते हैं वहाँ प्रोडक्शन के, उनसे मैंने परमिशन ली, सर मैं हुआ हूँ क्या? बोले ठीक है आप हो, अभी जैसे आएगा तो हम आपको बुला लेंगे। शायद वो मेरी बात ठीक से समझ नहीं पाया कि मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, उसे लगा हैदराबाद यही है कहीं शायद, या उसको नहीं पता था। तो जैसे मैं हैदराबाद पहुंचा तो रात में 1-2 दिन बाद फोन आ गया कि सेट लगा हुआ है, आप सिटी में पहुंचो। और ये लंबा ट्रैक था शिल्पी जी, आते सही मुझे एक अच्छा रोल मिल रहा था। तो अब मैंने उनसे कहा सर कैसे मैं हैदराबाद से आ पाऊंगा, फ्लाइट से भी आऊंगा तो नहीं पहुंच पाऊंगा। तो ये तो अब क्या बोले, अब बोल के आया था मैं तो, लेकिन अचानक सब चेंज हो गया। तो अब वो बालाजी या कोई भी प्रोडक्शन वाले हैं, उनके अपने रूल्स होते हैं, तो वो ट्रैक वो फिर चेंज, एक नए एक्टर को उतना ट्रैक चेंज कर देते। तो ऐसा हुआ, मेरे हाथ से एक अच्छी आई हुई चीज, मुझे लगा परिवार के साथ में देखूंगा, तो मिस हो गई। वो लंबा ट्रैक होता है, अच्छा रोल है। आज भी किस देश में है मेरा दिल, मेरा दूसरी पारी का पहला सीजन है, 2012 में ही आया था। और वो उसमें फिर मुझे लगा बालाजी में एंट्री होगी तो हो जाएगा, लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है कि आप जैसे सोचे।
चीजें अपने हिसाब से होती हैं, डेस्टिनी बहुत बड़ी चीज होती है। आपकी किस्मत में जितनी स्ट्रगल लिखी हुई है वो लिखी वैसे वो उसी हिसाब से होती। तो ऐसा हुआ, तो यहाँ से मतलब पहला ये था मेरा। जब आपने दोबारा मुंबई आने के बारे में सोचा और ये बात जब आपने आपकी वाइफ से शेयर किया, तो किस हद तक आपकी वाइफ ने आपको सपोर्ट किया? जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाइफ को हार्ट की प्रॉब्लम थी, उनकी दवाएं चलती थी कॉर्डन, तो उनको रेजिस्टेंट पावर उनका कमजोर था, बीमारियां जल्दी कैच करती थी। तो उन्हीं दिनों उनको टीबी हो गया था, ब्रेन टीबी। और हम लोग हॉस्पिटल भी गए थे, हॉस्पिटल में काफी दिन एडमिट रही थी वो। तो ब्रेन टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक लंबा कोर्स होता है। टीबी में वैसे भी लंबे कोर्स होते हैं, 1 साल, 12 महीने, 18 महीने। तो ब्रेन टीबी का 18 महीने का कोर्स था। और फैमिली क्योंकि उनकी हैदराबाद में थी, मैं अकेला था, तो वाइफ में कहीं काम पे जाता तो वाइफ की केयर कौन करता। तो उनके मम्मी पापा ने कहा कि हैदराबाद आप आ जाओ, बेटी उधर आ जाएगी। तो उन दिनों वो हैदराबाद गई, जहां जिससे उनकी अच्छे से केयर हो सके, तो वो हैदराबाद चली गई। और मैं क्योंकि लखनऊ में था, तो मैंने बोला उनको कि भाई लखनऊ में रोटी बनाऊं तो इससे अच्छा मेरा फिल्म लाइन का ड्रीम रहा है, तो मैं बॉम्बे चला जाता हूँ, एक बार और ट्राई मारते हैं तो मेरा अधूरा सपना पूरा हो जाए। तो क्योंकि वो हैदराबाद थी, मैं यहाँ लखनऊ, तो मैं फिर दोबारा ये मेरा मुंबई आने की दूसरी पारी थी, मैं मुंबई के लिए। जब आपने फिर से एक्टिंग में दूसरी पारी की शुरुआत करनी चाहिए, तब आपने किस तरीके से आपने उन कॉन्टेक्ट्स को खोजा या उन लोगों से आप जुड़े जिनसे आपको बॉलीवुड में फिर से काम मिल सके? जी देखिए, पुराने कांटेक्ट तो सब मिलने वाले दोबारा रहते नहीं है, हमें नए सिरे से ही नई शुरुआत करनी पड़ती है। तो मैं कल्याण पहुंचा था, और इस दौरान संघर्ष तो रहता ही है। मिडिल क्लास के लोगों के सामने फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसमें काफी समय लगता है कि हमें अपनी अर्निंग भी चलानी है, क्योंकि एक सर्टेन लाइन नहीं है कि हमें रोल मिल जाएगा उसके बाद में रोल मिलते रहेंगे। तो हमें साइड में अपना खर्चा मुंबई में कितना है वो सब चलाने के लिए साइड में काम करना। तो मेरे साथ में ये रहा, तो मेरे लिए मेरी स्ट्रगल लंबी होने की एक ये भी वजह रही कि मैं अपने काम के साथ में ये कर रहा हूँ। तो जब मैं कल्याण आया उसके बाद में मैं ये जो मेरी दूसरी पारी थी, और 2012 में किस देश में है मेरा दिल, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत जी ने भी काम किया था, उसमें मैंने वकील का रोल किया था। मेरा एक ट्रैक था अच्छा खासा, और उसके 4 एपिसोड मैं कर चुका हूँ, यूट्यूब में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। वकील का बहुत ही मेरा काम भी काफी पसंद कर रहे थे बालाजी वाले। तो उन दिनों मुझे लगा कि मैं अपने परिवार में अपनी वाइफ के साथ हैदराबाद में जाके ये सीरियल देखूंगा तो इसका मजा कुछ और आएगा। तो मैं प्रोडक्शन से अनुमति लेने के बाद हैदराबाद गया, और वो सीरियल हम लोग देख ही रहे थे कि बालाजी से कॉल आ गया कि कल शूटिंग है। तो अचानक हैदराबाद से कैसे आ पाते, तो नहीं आ पाए। फिर तो मेरा वो ट्रैक बालाजी वालों ने वो क्या है ट्रैक चेंज कर देते हैं। तो वो सीरियल जो एक अच्छी खासी मुझे लग रहा था कि मेरी बहुत अच्छी शुरुआत होगी, बालाजी में एंट्री हो जाएगी, तो वो एक इस वजह से नहीं हो पाई। जब आप इतने सालों बाद जब आप सेट पे पहुंचे, तब आपका थॉट प्रोसेस क्या था? इतने सालों बाद जब मैं सेट पर पहुंचा, एक्चुअली मैं फिल्म सिटी में गया था। फिल्म सिटी में मैं अपने हिसाब से ही स्ट्रगल करना चाहता था, तो मैं फिल्म सिटी में उन दोनों सेट्स पे जाके काम मांगता था। तो सेट पे किस देश में है मेरा दिल सीरियल के ईपी हैं विनीत जी, तो उनसे मैं मिला, उनको बताया मैंने कि मैं काम करना चाहता हूँ विनीत जी, और बताइए कुछ। तो मतलब मेरे आने के करीब 10 दिन बाद ही दूसरी पारी में मेरे को किस देश में है मेरा दिल में बोले वकील का रोल है, आप आ जाओ सेट पे। तो 10 दिन में ही मिल गया था। दूसरी बार तो वो मिला था और बहुत अच्छा रोल था, तो 10 दिन में ही मिला था। और सेट में जाने के बाद तो निश्चित रूप से जिस इंसान ने इतना त्याग किया हो, जिसकी माँ खो गई हो, और बैंक का जॉब जिसने छोड़ा हो फिल्म लाइन के लिए, तो मेरी तो मतलब जान बची हुई है। तो निश्चित रूप से बहुत खुशी हुई मुझे जब सेट पे पहुंचा। मुझे लगा अच्छा प्रोडक्शन है और रोल भी अच्छा था, पर अनफॉर्चुनेटली जैसा मैंने आपको बताया कि ऐसा हुआ मेरे साथ। हमारे इंडस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो एक्टर्स हैं, कभी कभी उन्हें कुछ ऐसे रोल्स मिल जाते हैं जिससे उन्हें लगता है कि हाँ, ये कैरेक्टर मैं बहुत अच्छे से प्ले कर सकता हूँ, बट कुछ रीजंस की वजह से वो रिजेक्ट हो जाते हैं उन कैरेक्टर को करने से। तो आपको क्या लगता है कि इस सिचुएशन में खुद को कैसे हैंडल करना चाहिए?
शिल्पी जी, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि कई तरह के रोल मैं बहुत ही दमदार तरीके से कर सकता हूँ, लेकिन इंडस्ट्री में अवसर नहीं मिल पाने की वजह से बहुत सारा टैलेंट, मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, शायद उनको वो रोल नहीं मिल पाते, जिस वजह से वो टॉप पर नहीं पहुंच पाते। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगा हो कि हाँ, ये कैरेक्टर के लिए मैं डिजर्व करता हूँ या मैं और बेटर प्ले कर सकता हूँ इस कैरेक्टर को, लेकिन आपको उस कैरेक्टर के लिए आपको रिजेक्शन झेलनी पड़ी हो? जी, कई बार ऐसा होता है, हमें रिजेक्शन झेलनी पड़ती है, कई बार हम फेल हो जाते हैं और रिजेक्शन झेलनी पड़ती है, तो हमें अपने रिजेक्शन से सीख लेके अपने आप को और मजबूत बनाना चाहिए। मेरी तो फिलॉसफी यही रही है, अगर हम इस बार हार गए, देखिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता रिजेक्शन से, या तो हम टूट जाए या और मजबूती के साथ अपने आप को उभारें। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम अपने आप को और मजबूत बनाएं जितना भी कर सकते हैं, तो जिससे हम और ही बेहतरीन प्रदर्शन करें आगे, क्योंकि हमारे यहाँ बेस्ट भी यही है कि हम सीख सीख के अपने गलतियों को सही करते हुए आगे बढ़े। कभी कभी स्ट्रगल करते करते एक फेस ऐसा आ जाता है जहां हमें लगता है कि या तो हम अभी आगे बढ़े या यहीं पे गिव अप करके हम अपने घर रिटर्न चले जाएं। तो आपके साथ कभी ये सिचुएशन कभी आपने फेस शिल्पी जी, मेरे सामने ये सिचुएशन कभी भी नहीं आई एक्चुअली, क्योंकि मैं एक बैंक का जॉब छोड़ के आया था और जैसे जैसे एज बढ़ी तो मुझे बैंक का जॉब तो मिलने वाला नहीं था। तो जब एक बार आगे निकल लिए, इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी मैंने लाइफ में, मेरी माँ खो गई, बैंक का जॉब छूटा, तो अभी तो भाई सिक्स ही मारना है, बाजी तो मुझे जीतनी है, बॉल कम बची है तो और शिद्दत के साथ लड़ाई करनी है और हिट करना है अच्छे से। तो मेरे मन में ये मैंने खुद का भी डिसाइड नहीं किया, सिचुएशन की वजह से मैं गया था, मम्मी या पापा ओल्ड एज थे इस वजह से, लेकिन अब तो जीना मरना यही है और मुझे लड़ाई जीतनी है, क्योंकि मैं तो इतना आगे बढ़ गया हूं कि मेरे पास वापसी का रास्ता है नहीं, तो ये संघर्ष तो जीतना ही है। अभी तक जो आपका करियर रहा है स्टार्ट टू प्रेजेंट, इतने सारे अप्स एंड डाउन्स आने के बाद आप खुद को कहाँ देखते हैं? शिल्पी जी, अप डाउन्स मेरी लाइफ में तो बहुत ही ज्यादा आए हैं, ऐसे आए हैं कि जीवन का मतलब मेरा पूरा जीवन ही संघर्ष की जीती जागती मिसाल है। किस तरह से क्या क्या खो के मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ मैं ही जानता हूँ, मेरी मानसिक स्थिति क्या है, सारे अपने खो चुका हूँ। उसके बाद में शिल्पी जी 2018 में मेरी वाइफ की भी डेथ हो गई थी।